बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9th में समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत, जिसका उपविषय भूगोल है, और भूगोल में जो पाठ 1 है वो भारत का आकार और स्थिति, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसकी जानकारी के लिए हमें भारत की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, ये सब जानकारी प्राप्त करनी है। तो भारत हमारा एक प्राचीन देश है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भारत देश है ये संसार के नक्शे में एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश माना जाता है। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, जिनमें भारत चीन के बाद उसका दूसरा स्थान है। यूँ तो भारत एक प्राचीन और संस्कृतियों वाला देश है, ऋषि मुनियों का देश माना जाता है। भारत में जितनी भी नदियां हैं, यदि उनके हम अंकन कर दे रेखाओं से द्वारा, तो भारत का मानचित्र स्वतः ही बन जाता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं और प्राचीन समय में पानी का कोई सहारा नहीं था नदियों के अलावा। इसलिए जो ऋषि मुनि या जो घूमने वाले व्यक्ति थे, झुंड के रूप में रहते थे, वो नदियों के किनारे ही अपना आवास बनाते थे। धीरे धीरे वे गांव बने, कस्बे बनते चले गए और उसके बाद वो नगर बने और आज हम महानगर के रूप में देखते हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े देश हैं और नगर हैं, वो नगर जो हैं किसी न किसी नदी के मुहाने पर स्थित हैं। जैसे भारत में ही दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। ऐसे ही सबसे बड़े बड़े नगर जो हैं बनारस है, कानपुर है, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। इलाहाबाद है, गंगा नदी के किनारे है। तो ये नदियों की भूमि कहलाती है। तो भारत का आकार और स्थिति के बारे में हमने कोई निर्धारण किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम परिचय देंगे कि भारत ऋषि मुनियों की भूमि के साथ साथ एक ऐसा देश है जो प्राचीन संस्कृति को आज भी अपने अंदर संजोए हुए है। भारत में अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, अनेक महान नदियाँ यहाँ बहती हैं, तो इसका विस्तार होता चला गया। प्राचीन समय से ही ये संस्कृति का केंद्र रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में चलते थे, जिनमें 10-10 हज़ार से उस समय पढ़ते थे जब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। विदेशों से भी सभी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। यानी संस्कृति का प्राचीन केंद्र माना जाता है। इस भारत के बारे में हम जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े 6 देश हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत की स्थिति, इसका क्षेत्रफल 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 3234 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसके साथ साथ जो भारत की स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। इसकी तटीय सीमा जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ जुड़ती है वो 7,516.6 किलोमीटर तथा तटीय सीमा है। इस प्रकार भारत का जो स्थिति है वो संसार के मानचित्र में इस प्रकार है कि ये भारत हमारा ग्रीनविच रेखा से यानी 0 डिग्री की देशांतर रेखा से पूर्व में और भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। यानी
ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है संसार के मानचित्र में, और यह ग्रीनविच रेखा से पूरब में होने के कारण यहाँ की जो मध्यांतर रेखा यानी मानक रेखा जिसे कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरती है। यहाँ से भारत का मानक समय नोट किया जाता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे भारत का समय आगे रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर पर हम जानते हैं कि 4 मिनट का अंतर पड़ता है। ग्रीनविच रेखा से आगे की तरफ यानी पूर्व की तरफ या पश्चिम तरफ जाने पर हर देशांतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। पूर्व की तरफ बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर घटता रहता है। इसीलिए हम जानते हैं, जब सुनते हैं तो कि अब हम यहाँ पर भारत में दिन में बैठे हैं, दिन है, तो अमेरिका में इस समय रात है। इसका कारण यही है कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर समय में हो जाता है। इसका मेन कारण यह है। इसके बाद ये जो आकार है भारत का, तो भारत का जो आकार है ये चतुष्फलीय है, चतुष्कोणीय है। इसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में ये हिंद महासागर है जो इसके चरणों को धोता है, और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। तो एक ऐसा भारत देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम भी रखा गया, और कोई ऐसा देश नहीं है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर प्रदेश और उसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश है। ये चीन है, ये नेपाल है और ये भूटान है। इसके पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, जिसको हम बर्मा देश कहते थे पहले, अब उसका वर्तमान नाम म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार इसके पूर्व दिशा में पड़ते हैं। ठीक इसके दक्षिण में समुद्र को पार करके श्रीलंका और लक्षद्वीप के और दक्षिण में मालदीव देश स्थित हैं, जो इसके पड़ोसी देश हैं। इस प्रकार इसका आकार हम देखते हैं कि 7वां संसार का सबसे बड़ा देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व, हम ये तीसरे बिंदु पर चलते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या है? यानी भौगोलिक स्थिति संसार के मानचित्र में यदि हम देखते हैं तो ये हमारा भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित होने के कारण और एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में स्थित होने के कारण ये संसार के मध्य भाग में माना जाता है। और इसके भारत के पश्चिम में और पूरब में जो भी देश पड़ते हैं, उन देशों को जाने वाले, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो जलयान द्वारा जल यात्रा हो, वो जलयान या वायुयान जो गुजरते हैं वो भारत के पत्रों से या भारत के वायु अड्डों से होकर गुजरते हैं। इसलिए भारत का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब चूँकि प्राचीन काल में भी भारत की जो व्यापार चलता था वो एशिया महाद्वीप के पश्चिमी देशों से चलता था, जिसमें रेशम, गरम मसाले, सूती कपड़ा आदि का व्यापार चलता था सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि से। ये प्राचीन काल से चलता था। चीन से भी इसका व्यापार पहले से ही चलता था। और इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में यह एक ऐसा देश था जो व्यापार की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जिससे हमें विदेशी आय प्राप्त होती थी। वर्तमान समय में भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में होने के कारण और संसार के मध्य में होने के कारण इसमें जितने भी पूर्व के देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को
जाने वाले जहाज़ या वायुयान भारत के ही होकर गुजरते हैं भारत से, और जो पश्चिम देशों को जाने वाले यूरोपीय देश हैं और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के देश, यूएसए, कनाडा या दक्षिणी अमेरिका के देश, ब्राज़ील जैसे देशों को जो उड़ाने जाती हैं या जो जलयान जाते हैं, पानी के जहाज़ जाते हैं, वह भी भारत से होकर गुजरते हैं। तो उनको जो ईंधन लेना पड़ता है बीच में, वो भारत से लेना पड़ता है, जिससे कि हमारा आर्थिक महत्व और अधिक मजबूत हो जाता है। और हम इन भारत के पत्रों से मुंबई या फिर कोलकाता या चेन्नई, इन मुख्य पत्रों से होकर पानी के जहाज जाते हैं। अब चूंकि 1869 ईस्वी में सुएज नहर के बन जाने से यूरोपीय देशों और भारत के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है, क्योंकि पहले भारत के जो लोग यूरोप देशों को जाते थे तो अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के जाते थे। अब वो यूरोपीय देशों के लोग भूमध्य सागर से होकर के फिर सुएज नहर में होते हुए, लाल सागर में होते हुए और अदन की खाड़ी में होते भारत के आ जाते हैं। इससे हमें व्यापार में और अधिक तीव्रता मिल गई है, क्योंकि 7000 किलोमीटर की दूरी कम होने से हमारे देश का महत्व सुएज नहर के बन जाने से और अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार भौगोलिक स्थिति के द्वारा इसका महत्व इतना अधिक हो गया है, जिसके कारण हमारा भारत पहले की तुलना में अधिक संपन्न और औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गया है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से हमारा देश अब लगभग पिछले 2 दशकों में बहुत अधिक उन्नति के अवसर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान समय में विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धि कर रहा है। आने वाले कुछ समय में, जैसे कि भारत पहले जगत गुरु था, उस जगत गुरु को बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है और आगे हम समझते हैं कि अगर इस प्रकार से उन्नति हो रही तो हमारा देश आगे भी जगत गुरु बन सकता है। इसके बाद भारत और विश्व, ये बिंदु है आपका, भारत तथा विश्व। हम देखते हैं भारत और विश्व, यानी एक तरफ हम विश्व के अनेक देशों को देखते हैं तो दूसरी तरफ भारत को भी देखते हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारा देश उन्नति के अवसर प्राप्त करता है। आज जहां हम पहले बहुत पिछड़े माने जाते थे, हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश माना जाता था, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, महापुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लड़ाई लड़ी और इस देश को स्वतंत्र करा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। 47 से 52 तक हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार चली और उसके बाद 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें हमारे देश में संसद का गठन हुआ। जो हम दूसरे देशों के सहारे रहते थे, वो हमारी दास्ता समाप्त हुई। हमारा देश लगभग 755 वर्ष तक गुलाम रहा, 500 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, 255 वर्षों तक 500 वर्ष तक मुस्लिम शासकों का गुलाम रहा और 255 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो इस प्रकार से 755 वर्ष की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली और हम दिनों दिन तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भारत है, ये हम देख रहे हैं, ये पहले एक अखंड भारत था। पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, और ये बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत का ही अंग था, इसलिए इसको अखंड भारत कहते थे। अब हमारे देश में जो सरकार आई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उनकी कुछ इस प्रकार की नीतियां रहीं कि उन्होंने अपने लाभ के लिए या अपनी पार्टी के लाभ के लिए हमारे देश की भूमि को
कुछ चीन को दे दिया। ये अक्साई चीन का भाग है जो हम नक्शे में दिखाते हैं, किंतु ये अभी चीन के कब्जे में है और इसका क्षेत्रफल 43,000 वर्ग किलोमीटर है जो अक्साई चीन कहलाता है, जिसके लिए आजकल सीमा पर दोनों तरफ से सेनाएं डटी हुई हैं, चीन की और भारत की। इसी प्रकार ये पाकिस्तान में ये जो भाग है कश्मीर के बराबर वाला, ये पीओके का भाग है जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ये भी भारत का ही भाग है और यह पाकिस्तान के कब्जे में है। ये भी सब जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण हुआ था। तो इस प्रकार भारत एक अखंड भारत था पहले, इसके टुकड़े कांग्रेस की नीतियों के कारण हुए, कांग्रेस के नेताओं की नीतियों के कारण हुए। आज हम जो झेल रहे हैं उन त्रुटियों को, जैसे मोदी जी ने बड़े साहस से काम किया। पहले डोकलाम विवाद, भूटान के पास में चीन की सेना लगभग 2 महीने तक डटी रही, भारत की सेना भी वहाँ डटी रही और हमारे साहसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया तो चीन को अपने कदम वापस हटाने पड़े। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में भी अक्साई चीन में जो झगड़ा चल रहा है, दोनों तरफ की सेनाएं हैं, तो ये भी भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ऐसी सेना को छूट दी गई है जो कि एक साहसी प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हमारे देश के अनेक भागों को छिनवाते चले गए और अपने लालच को पूरा करते चले गए, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब इस समय भी सेनाएं अक्साई चीन में, भारत और चीन की सीमा में दोनों तरफ की सेनाएं डटी हुई हैं, तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो मजबूत तभी रह सकती है जब हम उसकी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत और विश्व के नक्शे में हम देखते हैं कि भारत एक मजबूत स्थिति में आजकल खड़ा हुआ है। भारत की विदेश नीति इतनी प्रकार की अच्छी प्रकार से चल रही है कि आज संसार के बड़े बड़े देश भी, विश्व के अनेक बड़े बड़े देश जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, इन सब ने भी भारत को समर्थन देने की घोषणा की है। और कल ही हम देख रहे थे कि यूएसए के विदेश मंत्री ने तो भारत में अपनी सेना भेजने के लिए 2 टूक कह दिया चीन से। वो यूरोप के अनेक देशों से सेना हटा करके भारत के पक्ष में सेना भेज रहे हैं। तो इस प्रकार भारत और विश्व दोनों की हम तुलना करते हैं तो विश्व में भारत की स्थिति आज भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। ये सब हमारे साहसी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश, इससे अगला पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये भारत का मानचित्र है, ये राजनीतिक है। इसके पड़ोसी देशों में पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव। ये देश हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारे देश के पश्चिम में अरब सागर, जिसमें हमारे देश के लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो यहीं पर इस अरब सागर में है। इसके ठीक दक्षिण में मालदीव देश है। पूरब में ये बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम गंगा सागर भी है। तो इस गंगा सागर में भी हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी या गंगा सागर में विद्यमान है और ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये बंगाल की खाड़ी का नाम सुना है, किंतु गंगा सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की एक महानदी कई प्रदेशों में जो बहती हुई और यहाँ आती है और जब बांग्लादेश में ज़्यादा गिरती है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसलिए इसका नाम गंगा सागर भी कहलाता है। गंगा सागर को एक पवित्र रूप में हम मानते हैं। वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं और एक मेला भी लगता है। ये कलकत्ता वाले उसको अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार से ये पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। पड़ोसी देश के साथ साथ अब हम कुछ ऐसे बिंदु भी आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे प्रदेश हमारे देश में हैं जो हमारी समुद्र रेखा, समुद्र तटीय रेखा और स्थल सीमा से सटे हुए नहीं हैं। ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं?
ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये तेलंगाना है। ये ऐसे प्रदेश हैं जो हमारी स्थल सीमा से भी लगे हुए नहीं हैं और जो हमारी समुद्र की सीमा से भी लगे हुए नहीं हैं। ये भारत के आंतरिक सीमा में है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे देश जो सीमाओं से लगे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान की सीमा से लगे देश हैं, वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान की सीमा से लगे प्रदेश हैं हमारे। इसी प्रकार चाइना से लगे जो प्रदेश हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन की सीमा से लगे प्रदेश हैं, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारे देश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गुजरात से होती हुई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होती है, आगे त्रिपुरा, मिजोरम होती हुई निकलती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। यानी ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इस 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे आने वाला है एक बिंदु, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान से मिलने वाली जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, ये पाकिस्तान है। इससे मिलने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। इसी प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची गई है, उसको हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। उसका नाम है मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता करती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लगने वाले देश हैं वो मैंने आपको बताए, फिर एक बार फिर बता रहा हूँ। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक उत्तर में चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश हैं, जिनका अनेक प्रकार से महत्व है। अब हम एक बिंदु और बताते हैं आपको कि जैसे हम कहते हैं महाद्वीप, तो महाद्वीप की दृष्टि से हमारे पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत देश स्थित है। इसमें 48 देश हैं। सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का चाइना है और दूसरा भारत। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है चाइना के बाद। पहला नंबर चाइना का है और दूसरा भारत का है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश हमारा देश संसार के मानचित्र में है। महाद्वीप किसे कहते हैं? वैसे तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, किंतु आप भूल गए होंगे कि स्थल का वह बड़ा भाग जिसमें अनेक देश सम्मिलित होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में हमारा देश है, किंतु उसके बाद भी हमारे देश से उत्तर में हिमालय पर्वत पड़ता है। हिमालय पर्वत ये जम्मू कश्मीर से लेके और उत्तराखंड, नेपाल में होता हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश में होता हुआ इस प्रकार से निकलता है। तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत होता है, जो हमारे देश को एशिया महाद्वीप के अलग कर देता है। तो एशिया महाद्वीप से अलग करने पर भारत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं।
इसलिए हम भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। यानी भारत एक देश तो है ही, किंतु इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं। और इस उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ये देश भारत के साथ मिलकर के एक उपमहाद्वीप की रचना करते हैं। इनमें अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां होने के कारण इसको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। जैसे भारत में सबसे ठंडा स्थान लेह जो कश्मीर में है, जहाँ तापमान हमेशा माइनस में रहता है 12 महीने। और सबसे गर्म स्थान राजस्थान के जैसलमेर में। तो इस प्रकार से भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। तो इस प्रकार की अनेक विषमताएं पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं। अब हम आपको 2-3 बिंदु और बताएंगे भारत के संबंध में। हमारा जो भारत देश है, इसमें हम देखते हैं कि जो समुद्र तट के सहारे हमारी तटीय रेखा है, ये सपाट होते हुए भी कटी फटी भी है, जिसमें प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं। और इन प्राकृतिक बंदरगाहों के होने के कारण हमें, यानी ये पश्चिमी के बंदरगाह सबसे बड़ा मुंबई, गोवा और मैंगलोर, इसी प्रकार के पूरब में चलते हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन और इस प्रकार से कोलकाता। ये जो बंदरगाह हैं, इनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यानी बाहर के देशों के आने वाले जो पानी के जहाज़ हैं, जिनसे व्यापार चलता है, वो सब इन पत्रों से होकर ठहरते हैं, आते हैं, ईंधन लेते हैं, जिनसे हमें आर्थिक महत्व प्राप्त होता है। यानी हम इन बंदरगाहों के द्वारा अनेक देशों को ईंधन देते हैं और यहाँ से हम व्यापार के द्वारा अनेक देशों को माल भेजते हैं और विदेशों का माल यहाँ करके उतरता है, जिसके कारण हमें आर्थिक महत्व होता है, यानी हमें धन की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में जो कुछ वायुपत्तन है, यूँ तो हमारे देश में इस समय 123 वायुपत्तन है, यानी बंदरगाह नहीं है, वायुपत्तन, हवाई अड्डे उनको कहते हैं। तो दिल्ली एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है जहाँ पर संसार के अनेक देशों के आने वाले जहाज़ उतरते हैं, ईंधन लेते हैं और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो संसार के लगभग बीचों बीच पड़ता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसका एक और अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो अब हम बच्चों आपको ये भारत के बारे में बताया, विस्तार से बताया। इसके बारे में अब हम आपको कुछ कहेंगे कि जो हम प्रश्न आपको देंगे PDF में बना करके जो भेजेंगे आपको, हम उन्हें आपको लिखना है और उसके साथ साथ कॉपी बनानी है, उनको याद करना है। 10 जुलाई के लगभग आपकी एक मासिक टेस्ट होगा, जिसको ऑनलाइन के द्वारा ही किया जाएगा। आपको प्रश्न पत्र भेज जाएंगे और उनके द्वारा आप उत्तर देंगे, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इस प्रकार एक गृह कार्य के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि जो बहुविकल्प प्रश्न है इस पाठ में, वो देंगे आपको हम। अति लघु प्रश्न देंगे, लघु प्रश्न देंगे, ये तो हम आपको PDF में भेजेंगे। किंतु एक दीर्घ प्रश्न आपको करना है स्वयं, वो किताब के द्वारा आपको कॉपी में लिखना है। वो प्रश्न है कि भारत देश के सभी राज्यों के नाम और उनके सामने उनकी राजधानियों के नाम।
तो इस समय भारत देश में 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब पहले आपको कुछ अलग बताया गया था, तो थोड़ा बता दूं कि जम्मू और कश्मीर, इसको जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य था, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से बना दिए गए हैं। तो एक हमारा पूर्ण राज्य कम हो गया, पहले 29 थे, अब 28 हो गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब ये 2 बढ़ गए तो 9 हुए, किंतु 9 में एक कम हो गया। दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी आपको लिखनी है, और 28 पूर्ण राज्य, उनकी राजधानी आपको लिखनी, यानी इधर राज्य का नाम और राजधानी का नाम, राज्यों के नाम, उनके सामने उनकी राजधानी नाम। ये आपको दीर्घ प्रश्न इस प्रकार से अपने आप किताब से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके।